तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि वो कौन से तरीके कार है जहाँ पे एडवर्स पोजेशन का क्लेम भी किया जा सकता है जबरदस्त तो ये दोबारा ठीक है ना। तो दोबारा जो कि एक्ट में जो तरीके कार दिया गया इट उसको दिया गया टाइटल फॉर द न्यू prior to the enforcement of the Land Registration Act, a squatter could acquire the right to be registered as a proprietor of a religious estate. If they had been in adverse possession of the land for a period, making up the doctrine of adverse possession did not fit easy with the concept of indivisibility of the title that underlying the system of the land administration and management party कि ये जो ऑलरेडी फ्लैट होल्डर के पास पैसा मौजूद है तमाम उसके खिलाफ बात करती है ना एडवर्स पोजीशन बट स्टिल नो वन को रिकॉग्नाइज किया हुआ है तो उसकी वजह से ना जबरदस्त क्रिटिसिज्म रहा है कोर्ट के लिए अपना थोड़ा बहुत चेंज करना शुरू कर दिया फ्रेम में तो 2002 के एक्ट में तो लिमिट कर दिया था जैसे में हमें लास्ट टाइम से देखा था कि उसमें प्रीवियस आइलेंस होंगी तब जाकर प्रेसिडेंट लेगा अब तो क्रिटिसिज्म इसके ऊपर आया not will it be justified by the uncertainty as to ownership which can arise in the land and uncertainty अब uncertainty लैंग्वेज को हम uncertainty तो बरकरार कंफ्यूजन आपको है वो कोई भी सर्च नहीं कर सकता हूँ कि एक्चुअल ओनर when it comes to unregistered land. But adverse possession unregistered land के भी उसी तरह काम करती है registered land. Legal estate is vested in the registered proprietor and is identified in the register. हमें ये बात अभी पता है कि जो कि लैंड की रजिस्ट्री में एंट्री होती है टाइटल के रजिस्टर लाइन में तो उसमें सारे के सारे चीजें आइडेंटिफाई होती है कि प्रॉपर्टी है किसकी तो उसमें सारा कुछ होता है आपको आइडेंटिफाई करना काम होता है अनरजिस्टर्ड लाइन में आइडेंटिफाई करना ऑलमोस्ट I mean impossible लेकिन होने में फिजिबिलिटी जरूर है तो नेक्स्ट The Land Administration Act we have to do this created a new what is the applies only to registered land this new regime is schedule 6 to the 2002 Act it makes more likely that a registered proprietor will be able to prevail इसका मकसद क्या है इसका मकसद यहाँ है कि जो असल लैंड ओनर है ना जो असल लैंड ओनर है वो किसी तरह अपनी टाइटल को डिफाइन करता है वो अपने टाइटल को किसी से बताता है वो कैसे that a registered proprietor will be able to prevent an application that endures possession जो इसने जमीन को कब्जा कर लिया 12 साल बाद उसकी एप्लीकेशन सबमिट करा दी फिर कंट्रीब्यूशन दिया गया किस के पोजीशन ऑफ द लैंड बी कंप्लीट मतलब कि अभी जब वो राइट वाले को चैलेंज नहीं करेगा वो एप्लीकेशन विल डीम टू बी कंप्लीटेड द फॉलोइंग पैराग्राफ प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द न्यू regime जो जिसको हमने न्यू regime का टाइटल दिया उसकी ये चंद शराइत पढ़ेंगे अभी 3-4 शराइत की हैं हम आगे पढ़ेंगे पहली क्या है adverse possession of the registered land for proprietors of itself will no longer affect the registered proprietor's title पहला क्या क्लियर कर दिया कि 12 साल तक आप मेंटेन कर जाते थे तो लैंड अंडर द टचस्टोन ऑफ एडवर्स पोजेशन टाइटल चेंज होगा पहले regime जो चेंज लेके आया लॉ वो ये लेके आया कि 12 साल के बाद ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा अब वो एप्लीकेशन सबमिट कराएगा रजिस्ट्रार को पहले एप्लीकेशन लिखी
क्यों? अब एप्लीकेशन जब सबमिट कराएगा तो रजिस्ट्रार फिर नोटिस भेजेगा ओरिजिनल ओनर को, और हर उस बंदे को जिसका कोई राइट उस प्रॉपर्टी में रजिस्ट्री पर मेंशन या फिर इंटरेस्ट ऑलरेडी एडवर्स पोजीशन। अब क्या होगा जब हमको पता लगे एबिलिटी ऑफ द चेंज ओवर टाइटल, एबिलिटी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। अब क्या होगा 10 साल बाद एडवर्स पोजीशन रिटेन लेके द कोर्ट विल बी entitled to apply the Swiss arbitral adverse possessor को entitled benefit मिलेगी, टाइटल नहीं मिलता, उसको इख्तियार मिल गया कि हम अब वो क्लेम डाल सकता है फॉर दैट मैन। entitled to that है proprietor in place of the registered proprietor of the land, that provision मालिक के बदला उसका नाम हटा कर इसका नाम आ जाए, लेकिन इससे भी टाइटल होगा। Made submission of the application does not mean कि आप adverse possession का claim जीत गए। Before the 2002 Act, डेट पर है 13 अक्टूबर 2002। इससे पहले ये चीज इतनी होती थी कि आपने 22 साल क्लेम डाल दिया तो आप क्लेम जीत गए। मतलब सर जो लीज पे रह रहे थे वो लीज अलग ही देखें समझिए। एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट है, एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट ये कि एक जगह आप किसी और की जमीन उसकी मर्जी के खिलाफ मनफी कब्जा आपने मनफी कब्जा जिसको आपने ले लिया, किसी और की जमीन उसकी मर्जी के खिलाफ आपने ले आपके कब्जे में की, अब आपने इसका टाइटल भी ले लिया, ये एडवर्स पोजीशन 12 साल बाद। लेकिन एक चीज उसकी मर्जी के खिलाफ आप लीज पर जाते तो पैसे देते कि नहीं देते, ये पैसे दे दो, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, कंसीडरेशन आ गया, बिल्कुल एक्सचेंज हो गया, दोनों की टेंशन आ गई, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं किया, उसकी मर्जी से उसके लैंड पे रह रहे हैं, तो जो 12 साल से लीज के ऊपर रह रहे वो क्लेम नहीं कर सकते। उसकी भी एक हमने इल्लत एक देखी थी, एक्सेप्शन हमने देखी थी इनफैक्ट कि वो कब एंटाइटलमेंट आ सकती है, जैसे इसके लीज का टाइम जिस खत्म हो गया, एक्सपायर होगा, एडवर्स पोजीशन के पहले दिन वहां से काउंट होना शुरू होगा, वहां तक 12 साल। ठीक हो, समझ गए? ठीक है, इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो आप टेंडेंसी ऑफ एडवर्स पोजीशन द स्क्वाटर विल बी एंटाइटल्ड, सिर्फ एंटाइटल्ड होंगे, बहुत जरूरी है, टू अप्लाई टू बी रजिस्टर्ड एज अ प्रोप्राइटर इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल ओनर। ओरिजिनल ओनर के से हट के उसको ये चीज मिलेगी। अगर आप डिसाइड कर लें on such an application, जो रजिस्ट्रार को एडवर्स पोजीशन एप्लीकेशन जो दी है, being made the registered proprietor and certain will be notified। वही बात रिपीटेशन आ रही है कि जब एप्लीकेशन जाएगी रजिस्ट्रार को एडवर्स पोजीशन की तरफ से, उसने वो नोटिस भेजेगा किसको, and give opportunity to oppose the application to the original landowner और हर उस बंदे को जिसके राइट and certain other person interested in the land। इसका मतलब ये कि या तो उनका कोई इंटरेस्ट है या तो उनका कोई राइट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं ऑन रजिस्टर्ड। मतलब सर जिस बंदे ने कब्जा करके अपने नाम टाइटल करवाना चाह रहा था वो रजिस्ट्री ऑफिस गया होगा, वो ही उसने प्लॉट एप्लीकेशन कि मैं इसको अपने नाम पे टाइटल करवाना चाहता हूँ, उनके पास वो सिस्टम कंप्यूटराइज पे ऑलरेडी दूसरे का शो हो रहा होगा उस बंदे का, तो उस बंदे को उसके थ्रू नोटिस भेजेंगे कि ये बंदा करवा रहा है। नहीं, नोटिस जो भेजेंगे वो रजिस्ट्रार को भेजेंगे, मतलब वही ना कि ये बंदा करवा रहा है, मतलब आपके नोटिस जो है वो रजिस्ट्रार को भेजेगा, एडवर्स पोजीशन नहीं भेजेगा। नहीं वो तो भेजेंगे नहीं, वो तो झूठ से फ्रॉड में कर रहा है ना काम। हाँ, लेकिन झूठ या फ्रॉड तो नहीं कहेंगे, बट उसको उसकी इंटेंशन शुरू की
हमने ये भी पढ़ा था ना कि एडवर्स पोजेशन की सबसे बड़ी चीज ये कि उसकी इंटेंशन थी कि अगले को डिस्पोजेस करे, फिर इसको डिस्क्वालीफाई करे। टाइटल पढ़ा था ना हमने लास्ट लेक्चर में। Yes, yes. दो पहलुओं को डील करेंगे। On such an application, we made the register proprietor and certain other persons in the land will be notified and given the opportunity to oppose the application. मैंने फ्लो चार्ट करके बताया था कि वो किस तरह होंगे, वो लिखे वाले एग्जाम्पल के साथ। If the application is not opposed, if the application is not opposed, तो the squatter will be registered as proprietor. अगर वो oppose नहीं होता, एप्लीकेशन को अपोज नहीं करते, एप्लीकेशन जाएगी 10 में सारी चीजें करेगी। अंडर द 2002 एक्ट पोस्ट 15 अक्टूबर 2002 एप्लीकेशन जाएगी 10 में साल। if the application is not opposed, 2 साल के अंदर वो अपोज नहीं हुई, the squatter will be registered as proprietor in place of the registered proprietor of the land, जिसका नाम ऑलरेडी लिखा होता है असल मालिक। ये जितना लंबा जुमला है ना, इसका मतलब है कि असल मालिक की बात होती है जिसकी जमीन पे एडवर्स पोजेशन हुआ है। Number 2, 2, 3, 4. If the application is opposed, अगर वो एप्लीकेशन अपोज हो जाती है, if the application is opposed, अब इसमें फिर 2 सूरत आ जाएंगी। Continue. If the application is opposed, it will be rejected unless अगर वो अपोज हो गई तो एप्लीकेशन तो रिजेक्ट होगी, लेकिन ओरिजिनल ओनर ने इसको बाहर किक आउट करने का भी बंदोबस्त करना है। दैट्स अ सेपरेट थिंग, उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे। अगर हम कह रहे हैं कि वो अगर वो एप्लीकेशन को अपोज कर जाता है लेकिन वो 2 साल के अंदर उसको रिजेक्ट नहीं कर पाता, तब क्या होगा? इट वुड बी अनकॉन्स्टेबल टू because of an equity by estoppel for the registered proprietor to seek to dispossess the squatter, and the squatter out in the circumstances be regarded as registered proprietor। क्या मतलब? या तो कोई इसके ऊपर कोई स्टॉपल आ जाए, मतलब ये कि उसने अपनी इंटेंशन जाहिर की, उसने 2 साल के अंदर उसको अपोज तो किया लेकिन उसने उसको बाहर निकालने के लिए कोई सद्देबाब नहीं किया, कोई लीगल एक्शन नहीं लेके आया उसके ऊपर, अपना बेटर क्लेम नहीं उसने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, ठीक है ना? तो उसने अपने कंडक्ट से इस चीज को जाहिर कर दिया। इट वुड बी अनकॉन्स्टेबल बिकॉज ऑफ एन इक्विटी बाय स्टॉपल फॉर द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर टू सीक टू डिस्पोजेस द स्क्वाटर, अगर जो उसने नहीं किया, ठीक है, एंड द स्क्वाटर आउट बीन सर्कमस्टेंस टू बी रिगार्डेड एज प्रोप्राइटर, इसका मतलब है कि तो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर बन जाएगा इस सूरत हाल पे कि एप्लीकेशन आई, उसने अपोज तो कर दिया लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए 2 साल के अंदर कोशिश नहीं की, तो उसके बावजूद भी एडवर्स पोजेशन का क्लेम सब्सटेंशिएट कर जाएगा। ये 2 साल मतलब 12 साल के नहीं, नहीं 2002 रिजीम 12 साल तो है ही है, 12 साल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे एप्लीकेशन 10वें साल जा रही है। नहीं, जो 12 साल और 10 साल का फर्क है ना, वो यही फर्क आज न्यू रिजीम समझाना था। मेरा मकसद है 12 साल अपनी जगह है, एडवर्स पोजेशन के क्लेम को एस्टैब्लिश करने के लिए यू नीड टू हैव मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 इयर्स। आगे जाके आपको मैं ये भी पढ़ाऊंगा कि 30 साल भी एडवर्स पोजेशन हो तो फिर भी नहीं मिलती, सही? आगे जाके आपको मैं ये चीज भी पढ़ाऊंगा, लेकिन एडवर्स पोजेशन के लिए जरूरी है कि 12 साल रिटेन करना। न्यू रिजीम के तहत जो 2002 का जो एक्ट आया स्केड्यूल 6, उसके तहत कानून ने ये कहा कि भाई 12वें साल को जो आपने अपना क्लेम लेना है ना, तो आप 10वें साल क्लेम डालेंगे, अपना एप्लीकेशन डालेंगे, 12वें साल पे नहीं डालेंगे। 2 साल अगले को बोल दी जाए,
ताकि ओरिजिनल ओनर को 2 साल की मोहलत दी जाए कि भाई हाँ तुम्हारी जमीन तुम्हारे हाथ से जा रही है, क्या तुम्हें कबूल है? 2 सालों में यही जुमला ये लिखा हुआ है जो अभी बोला है ना, ये चीज लिखी हुई है कि 2 साल पे भी वो उसको वो नहीं करता। देखो ना उसके देखो स्टॉपल आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ एन इक्विटी बाय स्टॉपल बाय द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर। भाई उसका मना, जब उसके इल्म पे भी एक चीज है, सारी चीजें पे मैं मना नहीं कर। जैसे मेरे पानी की बोतल यहाँ पड़ी हुई है, तो मैं पानी पीता रहता हूँ उससे, और ये पानी की बोतल पे मैं लाके ना यहाँ पे रख देता हूँ, सही। और आप लोगों में से कोई इसमें से पानी पी लेता है, मैं उसको मना नहीं करता, ठीक है। जब दूसरा पानी पीता है तो मैं उसको मना करने लगूँ तो मैं स्टॉपर लगेगा मेरे ऊपर भी कि मैंने अपने एक कंडक्ट से, एक तो एक चीज आपकी पहुंच पे रखी, फिर एक ने जब किया मैंने उसको मना किया, जब दूसरा मैं उसको क्यों मना करूं? स्टॉपल इसको कहते हैं कि मैं अपने ही कंडक्ट से बैक ऑफ ना करूं, सही। नेक्स्ट स्लाइड। The squatter for some other reasons is entitled to be registered as proprietor. या और कोई और वजह, अगर उसके पास कोई और राइट अप्रूव हो जाए, उसके ऊपर कोई प्रायोरिटी राइट लेके आ जाए, अपना कोई प्रायोरिटी राइट लेके आ जाए, वो तब भी वो क्लेम सब्सटेंशिएट कर जाएगा। बट आफ्टर द लैप्स ऑफ 12 years the squatter has been in adverse possession of land। अब ये तीसरी चीज जो कि सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है, ये मिस्टेक ये होती है कि एक स्क्वाटर ने जो जगह, अब ये ओरिजिनल जमीन है स्क्वाटर की, उसे साथ वाले जमीन को थोड़ा सा, क्योंकि बाउंड्री नहीं लगी हुई तो उसको समझ नहीं आती थी, तो उसने वो समझता था कि ये कंफ्यूजन थी कि मेरी जमीन है, ये उसकी जमीन है। जो ओरिजिनल मालिक है उसको भी यही फॉर्म में रहती है। तो जो ओरिजिनल ओनर जो है उसको भी नहीं पता कि ये जो जमीन है, ये जो कभी वो हल चला देता है तो कभी नहीं चलाता, कभी उसकी मुर्गी आ जाती है कभी नहीं आती, किसकी है? कंफ्यूजन ऑफ बाउंड्रीज की, और वो जेन्युइन कंफ्यूजन हो, ठीक है। उसके बावजूद भी उसने उस जगह को रिटेन कर रखा, तब भी एडवर्स पोजेशन का क्लेम मार सकता है वो कैसे? द स्क्वाटर हैज बीन इन एडवर्स पोजेशन ऑफ लैंड एडजेसेंट, एडजेसेंट मींस करीब, साथ साथ, to their own under mistaken but reasonable belief that they are the owner of it. The exact line of the boundary where this adjacent land has not been determined and the state to which the application relates was registered more than a year prior to the date of application. ये इसके क्वालिफिकेशन, जो बात हमने की थी ना, क्वालिफिकेशन के लिए बस 1 साल का उन्होंने कह दिया कि 1 साल का गैप होना चाहिए बस, कि वो कंफ्यूजन है कि मोहम्मद यार की ओरिजिनल जमीन ये है और ये मुबीन की जमीन है, पर वो डिमार्केशन नहीं हुई भी, बाउंड्री नहीं लगी हुई, निशानदेही नहीं हुई भी, तो उसके बावजूद भी मैं आहिस्ता आहिस्ता ऐसे खिसकते इधर आ गया। ना मुबीन को पता है ना मुझे पता है, लेकिन मुझे हुआ कि यार ये मैं थोड़ा सा जेन्युइन मिस्टेक होना चाहिए, जेन्युइन मिस्टेक इसमें होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर मसाइल आजकल जो इंग्लिश लॉ में वो इसी चीज के ऊपर है, बाउंड्री के ऊपर। बाउंड्री में की है, बाउंड्री क्या है, किसकी जमीन की हद क्या है, किसकी जमीन की हद नहीं है, हद बंदी जिसको हम उर्दू में कहते हैं। तब जाके भी इस सूरत में भी रजिस्टर्ड टाइटल मिल सकता है एडवर्स पोजेसर को। तीसरे पे आए, अगली स्लाइड में। इन द इवेंट दैट एन एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड बट the squatter remains in adverse possession for the 2 years, then they will be able, subject to certain other exceptions, to reapply। पहली एप्लीकेशन आई थी 10वें साल, 2 साल गुजर गए, अब दोबारा से जब रीअप्लाई करेंगे टू बी रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, इस दफा उसको एडवर्स पोजेशन मिल जाएगी, चाहे ओरिजिनल ओनर मनोहन जोर
In the event that the application is rejected, application गई 10वें साल एडवर्स पोजेसिव की, वो रिजेक्ट हो गई, नोटिस हो गया, ओरिजिनल ओनर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, चैलेंज कर दिया, उसके लिए मैं आके उसने चैलेंज कर दिया, काउंटर क्लेम डाल दिया ना, अपना अपने बेटर टाइटल शो कर दिया ना, बेटर क्लेम, पर उसके बावजूद उसने 2 साल में उसको बाहर नहीं निकाला। हाँ हाँ, लेकिन एडवर्स पोजेशन के मैंने क्या कहता 12 साल जेल पे रखना, पोजेशन 12 साल तक रहेगी, तब यू विल बी इंटाइटल्ड फॉर द एडवर्स पोजेशन। बिल्कुल, बट कानून इस चीज को कवर नहीं करता, यही बात तो है ना। देखो ना, इंडोलेंस जो है उसकी तरफ से जो कोताही है, कमी बेशी जो है, उसको लॉ क्यों प्रोटेक्शन दे? लॉ उसको प्रोटेक्शन क्यों ना दे जो कि 10 साल से 12 साल से इनफैक्ट अब एडवर्स पोजेशन में रखा हुआ जमीन को, इसी नियत से कि मैं इसको मेरे कब्जे में जाएगी, मुझे मालिकाना हकूक में लेंगे, तो उसको प्रोटेक्शन क्यों ना दे? इसके पीछे ये साइकोलॉजी है। फिजिकली भगाना बहुत जरूरी है, फिजिकली आपने नहीं भगाया तो फिर आपके इवन अदरवाइज आपने उसको निगेट किया हो, आपने काउंटर क्लेम किया हो, बेटर टाइटल भी शो किया हो, बिल्कुल 100% नहीं निकालेगा, फिर ये होगा, then the adverse possessor will be able, subject to certain exceptions, to reapply to be registered as a proprietor, and this time will be so registered whether or not anyone oppose application or not, irrelevant हो जाएगा। फिर जब दोबारा से रीअप्लाई करेगा ना, उसके ऊपर ओरिजिनल मालिक कहेगा, ओह मैं बीमार हो गया था, मुझे ये हो गया था, मुझे वो हो गया था, तो अदालत कहेगी नहीं, आप अपने किसी वकील को कर सकते थे, आप किसी और के थ्रू आ जाते, आप हमको आके बता देते, आपने हमें तो बताया नहीं, हम क्यों ये काम करें? कोर्ट ने उसको दो साल दिए, तो 2 साल तक हाथी के बच्चा नहीं आया, तो फिर उसको तो गुंजाइश बनती नहीं है किसी भी हिसाब किताब में, तो उसको कोई गुंजाइश हो, कोई उसको मौका हो, कोई ऐसी चीज हो। तो एडवर्स पोजेशन के लिए जरूरी है कि 12 साल का तसलसल में ब्रेक नहीं आना चाहिए। हम एक चीज ये भी देखिए कि चेन ऑफ एडवर्स पोजेशंस भी होंगे ना, तो वो भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। जिसने 12 साल तक रखा सिर्फ उसी का क्लेम एस्टैब्लिश होगा, बाकियों का नहीं होगा। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे हैं। तो ये वो पहलू थे जिसके तहत न्यू रिजीम में आप क्लेम कर सकते थे सारी की सारी चीजों को। दानिश का है, अब वो किधर आएगा? प्लान चेंज कर तो आ जाएगा। चलो, दानिश के लिए भी एक सरप्राइज रखा हुआ मैंने आज भी। अब एक और एक तरीका तो हमने देखा कि अंडर द लॉ वो इन 3 तरीकों में से किसी भी पहलू में अगर क्वालिफाई कर जाता है तो एडवर्स पोजेशन क्लेम सब्सटैंशिएट कर जाएगा। दिस अनदर वे एज वेल, एंड दैट इज द ट्रांजिशनल प्रोविजंस। अब these important transitional provisions in the Land Registration Act 2002 covering cases where a squatter was in adverse possession of the registered land for the requisite limitation under the Limitation Act so as to have acquired the right to be registered proprietor। इतना लंबा जुमला लिखने का मकसद ये कि आप लोग इस चीज को अच्छी तरह समझ जाएं कि 12 साल का जो तसलसल है उसमें ब्रेक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर उसने जो लिमिटेशन एक्ट में 12 साल का रखा हुआ था टाइम, उसके तहत रखा हुआ है एज प्रोप्राइटर बिफोर द 13 अक्टूबर 2003, तब तो वो काम उसका सब्सटैंशिएट कर जाते हैं। दिस विल यूजुअली हैव हैपेंड इफ द स्क्वाटर वाज इन एडवर्स पोजीशन फॉर द लास्ट 12 years, कम से कम 12 साल, before the 13th of October, though sometimes
अब मैंने आपको जैसे बताया था ना कि कुछ सिचुएशन ऐसी जहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम भी चाहिए होते हैं, 30 साल का भी टाइम चाहिए हो सकता है। दो sometimes a longer period will be necessary। ब्रेक लो, समझो, एडवर्स पोजेशन की शर्त है 12 साल, सही। अब इसके अंदर से भी एक एक्सेप्शन निकल रही है यहाँ पे कि कुछ चीजें, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसके लिए आपको 12 साल नहीं, 12 साल से ज्यादा टाइम चाहिए। मखसूस प्रॉपर्टीज हैं वो कौन सी मखसूस प्रॉपर्टीज हैं? फॉर इंस्टेंस, if the landowner owned by the crown, अगर वो लैंड जो डायरेक्ट क्राउन ने ओन किया हुआ है, ठीक है ना, क्राउन के अपनी इंटाइटलमेंट में वो जगह है, और एक्लेसिटिकल कॉर्पोरेशन सोल, ये क्या चीज होती है? हाँ नहीं, सोल मीन्स, हाँ कॉर्पोरेशन मीन्स, ठीक है, कॉर्पोरेशन सोल मीन्स, एक्लेसिटिकल का मतलब ये होता है कि वो पुराने वक्तों में आपको याद होगा कि चर्च रूल हुआ करता था इंग्लैंड में, चर्च बड़ा जोर पकड़ गया था, वो जीसस क्राइस्ट जिंदाबाद, और यू नो एवरीथिंग विल बी डन इन द नेम ऑफ द क्राइस्ट एंड विल डू दिस एंड दैट। वो जो चीजें थी ना, पे जो क्लर्जिस थे उन्होंने भी लैंड एक्वायर करना शुरू किया। जिस लैंड पे जो अब चर्च के साथ जो लैंड मसरूफ हो चुका है, अब चर्च के साथ लैंड जो मसरूफ हुआ, तो उसमें बहुत सारे मामला आते थे कि वहां पे आप फॉर्निकेशन नहीं कर सकते थे, वहां पे आप गलत काम नहीं कर सकते थे, वहां पे आप जुआ नहीं खेल सकते थे, वहां पे आप कोई और काम नहीं कर सकते थे, विच क्राफ्ट वहां पे आप नहीं कर सकते थे। वहां पे पुराने वक्त में बहुत ब्लैक मैजिक बहुत होता था, वो भी बड़ा कहानी है। तो एक्लेसिटिकल का मतलब ये हुआ कि वो जो जो वो जमीनें, वो प्रॉपर्टीज जो कि किसी मजहबी जमात के पास हो, ठीक है। हमारे यहाँ तो ज्यादा है ना, उनके यहाँ एक ही है, उनके यहाँ सिर्फ चर्च है, दैट्स इट। मिसाल दे रहा हूं कि मकसूद है आपको उनका बस मिल जाते हैं, बस अपनी ये जो चर्च होते हैं। हाँ, मकसूद पर्टिकुलर कर दिया ना। अब उसके लिए क्या है, when the period is 30 years, अब उसके लिए पीरियड 30 साल का इन्होंने कर दिया कि 30 साल रहेगा, तब जाके आगे बात जाएगी। और was held in trust, or was held in trust by someone under a disability। यार मुझे टाइम बताना आप लोगों ने 12:45 पे, ठीक है। The transitional provision preserve this right to be registered as proprietor, although the right can be lost। अब इसने इंटाइटलमेंट तो दे दिया कि ये सारी शराइत को आप पूरा करते हैं, तब जाके आपको इंटाइटलमेंट तो मिल गई कि आपका राइट को रिकॉग्नाइज करेगा, पर जरूरी नहीं कि वो आपको मिले। वो क्या करते थे क्लर्जी, खाली वो एक क्लरिक उनका एक लेके आ जाया करता था। हाँ डाल डाल, एक दो डाल, जो उनका क्लरिक था। आपको पोप का कॉन्सेप्ट मालूम है? पोप, पोप, व्हाट इज अ पोप? बिशप, बिशप, राइट। जो क्रिश्चियनिटी में जो उनका सबसे बड़ा, आप कह लें कि मजहबी स्कॉलर है, दैट इज द पोप, ठीक है। पोप का रैंक जो आता है, इट इज इनटू रैंक एज अ थर्ड, तीसरे नंबर पर पोप आता है। जीसस क्राइस्ट इज लाइक इन देयर टॉप टियर, फिर उसके बाद उनके वो आते हैं, डिसाइपल्स आते हैं जीसस क्राइस्ट के, फिर उसके बाद पोप आते हैं। रैंकिंग इनकी इस तरह से होती है। फिर पोप के नीचे फिर बिशप्स होते हैं, फिर क्लर्जिस होते हैं, फिर बाकी सारे लोग होते हैं, क्लरिक्स होते हैं, जो उनके मजहबी रसूमात को लीड करते हैं। तो इस टाइम वेटिकन सिटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वेटिकन, वेटिकन का नाम नहीं सुना?
वैटिकन। चर्च रूल जब चलता आ रहा था ना, बिफोर दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, चर्च ने बड़ी तबाही मचाई थी। क्रूसेड्स में, क्रूसेड्स का तो सुना होगा आप लोगों ने, क्रूसेड्स। बल्ले 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 बल्ले। क्रूसेड्स वही थी जिसकी वजह से आपके हाथ से आपका किबला अव्वल चला गया। क्रूसेड्स की वजह से उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को फिर से फतह कर लिया था, मुसलमानों के हाथ से चला गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर से फतह हुआ, उसके बाद फिर डिवाइड ही हो गया। तो ये क्रूसेड्स जो थी ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान तवील जंगों को क्रूसेड्स कहा जाता है। बहुत तवील जंगें थी, बहुत तवील। तो हम बात कर रहे थे, हाँ, क्योंकि हम ऑल द राइट कैन बी लॉस्ट किस तरह, अगर उनके उनमें से कोई आर्च बिशप, एक बिशप होता है, उससे बड़ा होता है आर्च बिशप, कोई आर्च बिशप उनका कोई एक चीज लिख के दे दे कि नहीं, ये लैंड जो है इट इज अंडर आवर पोजेशन और ये गॉड की लैंड है और इस पे यू कैन नॉट होल्ड एंड पोजेस एंड डू एनीथिंग एज पर योर whims एंड विशेस, तो वो ठक करके क्लेम उड़ जाया करता था, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग थे, चर्च को चैलेंज नहीं करते थे। तो उनके किंग, उनके बादशाहत चर्च के आगे झुके हुआ करते थे। कितने बादशाहत ऐसी थी कि चर्च ने कितने कितने साल, दहाइयां उन्होंने रूल किए, उनके पोप ने रूल किया इंग्लैंड के ऊपर। किनको? वो मैं कह रहा हूँ ना, उनका यही तो मैं बता रहा हूँ, उनका सिर्फ एक लिखा हुआ रुका आना जरूरी होता था, बंदा वैसे ही भाग जाया करता, उनका खौफ इतना था। वो क्या, वो कुछ नहीं करते थे, वो सलीब लगा देते, जिंदा जला दिया चर्च। उसके लिए हाँ, उनकी प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए 30 साल की लिमिट थी, क्लेम करने के लिए, टाइटल शिफ्ट करने के लिए नहीं। हाँ, उसमें कंफर्म नहीं। हाँ, नेक्स्ट पे आ जाए। अब इसका दूसरा तरीका एक और भी है, जब अभी ये सॉरी है, तीसरा तरीका आ रहा है ऑल्ट्रेशन का। ऑल्ट्रेशन, ऑल्टर करना, कपड़े नहीं ऑल्टर कराते आप, कपड़े पेंट लंबी होती है तो ऑल्टर कराने के लिए जाते हैं, काटना, 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 सिंपल। हाँ, एडवर्स पोजेशन को ध्यान पे रखो, काटना, ओरिजिनल ओनर के टाइटल को जैसे एक्सपायर हुआ काट दिया, अपना नाम ले लिया, सिंपल। ऑल्ट्रेशन इज नथिंग बट दैट। A squatter may be able to apply under either the transitional provision or the new regime. There is a third type of application that may sometimes be made by a squatter in respect of the registered land. In respect of the registered land, हम जितनी भी regimes को हम देख रहे हैं, सारे के सारे registered land के डील करते हैं. This is where the first registration took place after the paper title had been extinguished, meaning that the first registration was a mistake. The squatter can apply for alteration. याद रखना, the registered title being closed for the first registration of the owner. मतलब क्या हुआ कि जो पहला टाइटल जो था रजिस्टर में चेक किया गया है, पहला टाइटल मोहम्मद यार खान के नाम लिखा हुआ था कि लैंड इसकी है, सही। एसएन ने उसको ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था 12वें साल से, ठीक है। चेक करने के लिए गया, चेक करने के लिए गया तो पता लगा कि ये तो मिस्टेकनली मेरा नाम लिखा हुआ, मेरी तो जमीन ही नहीं थी। आपका जैसे ही नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम वहां पे बाय मिस्टेकनली रजिस्ट्रार की तरफ से कोई मिस्टेक थी,
हाँ, लेकिन वो फर्स्ट टाइटल की बात हो रही है, ध्यान पर रखना। जुमला क्या है? फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हुई है, ध्यान पे लेके आओ, कोई अनरजिस्टर्ड लैंड रहा होगा तो तभी उसकी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हो रही है ना। फॉलो कर रहे हो? अब उस फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पे कोई वो हो जाए, मिस्टेकनली कोई एंट्री हो जाए, मेरा नाम आ जाए, और ये आइडेंटिफाई हो जाए कि नहीं नहीं ये तो मेरी नहीं है, अब जाके आइदर ऑफ यू, जिसने पोजीशन रखी हुई है, जैसे ऐसा नहीं रखी हुई थी, वो जाके अपना नाम ले सकता है इजीली, इजी भी। अच्छा, इसमें एक और चीज भी ध्यान पे रखना, नहीं पता तो जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगी तो पता लगेगी ना। हाँ, फिर तो दो तरीके और हमने बता देने, ट्रांजिशनल तरीका और न्यू रिजीम वाला, जब पहले अभी आज के लेक्चर जो पहले कवर किया, फिर उस तहत होगी। लेकिन ये सिचुएशन भी अक्सर हो जाती है कि मिस्टेक हो गया तो, लेकिन एक चीज का और भी याद रखना, जरूरी नहीं कि वो एडवर्स पोजीशन के तहत ही आपको नाम ट्रांसफर हो, नॉट नेसेसरीली। आपका उसमें प्रायोरिटी राइट भी एग्जिस्ट करता है आप, कि नहीं आपने जमीन को रिटेन करके रखा, इस्तेमाल किया, रहे, कुछ भी किया, खेती बाड़ी की नहीं की, भट्टी लगाई कि नहीं लगाई, पोजीशन में तो आपकी रही ना फॉर वेरी लाइक 12 साल, 10 साल, जितने साल भी आपका प्रोप्राइटरी राइट अक्रू होता है कि नहीं होता लैंड के साथ? वो तो लैंड के साथ है, अक्रू होता है ना। ऑन दैट टच स्टोन तब भी आप जाके अपने नाम ट्रांसफर करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो रास्ते आ गए, फर्स्ट टाइटल में दे देता मिस्टेक, तो इन आइदर ऑफ द टू किसी भी तरीके से आप प्रॉपर्टी को अपने नाम करा सकते हैं। ठीक हो गया? फर्स्ट रजिस्ट्रेशन वाला एक तरीका था कि ऑल्ट्रेशन, अब देखो, अब ऑल्ट्रेशन समझ है कि ऑल्टर क्या हो रहा है, उसका नाम जो ओरिजिनल ओनर को जो लिखा हुआ था, उसको काट दिया, और अब अपना एसएन का लेके एसएन विल बी द फर्स्ट he will be holding the first registration of the land, not me. बहुत लगे, ऐसा होता भी रहा। तो ये भी सिचुएशन एक तीसरा तरीका, लेकिन इसके भी दो पहलू निकलते, मैंने आपको दोनों बता दिए। आगे चलिए, अब इसी को मजीद थोड़ा सा गिच पिच करके पढ़ते हैं कानून, क्योंकि गिच पिच है। If the squatter is in actual occupation or the first proprietor has notice of the squatter's state, the state vested in the proprietor will be subject to the state. ये बात मैं नहीं कहता, ये सेक्शन 11 कह रहा है आपका, और लैंड रजिस्ट्रेशन एक्ट। वो क्या कहते हैं कि स्क्वाटर के पास एक्चुअल ऑक्यूपेशन मौजूद है, ठीक है। If the squatter is in actual occupation of the first proprietor, or the first proprietor has a notice of Scottish state, the word state, मैंने क्या कहा था, जब कुछ खास वर्ड्स हैं तो आपके ज़हन की गहराइयां डिफरेंट तरीके से चलनी चाहिए। स्टेट के अंदर इंटरेस्ट आ जाती है, लैंड के ऊपर नहीं आएंगे, स्टेट के ऊपर इंटरेस्ट आएंगे ना। कुछ स्टेट, लैंड के ऊपर कुछ स्टेट होगी, कोई चीज होगी, तभी तो इंटरेस्ट आएगा। The state within the proprietor will be subject to that state, section 11. Alteration of the register will not therefore prejudicially affect the proprietor's title. This means that alteration will not constitute rectification, and so the proprietor will not be entitled to indemnify the event schedule 8. सीधी सी बात वो ये कह रहे हैं, जो कि एहसन के ज़हन पे थी, कि वो उसका नाम को दुरुस्ती की कर देगी,
दुरुस्तगी कहीं नहीं हुई। आप ऑल्टरेशन के तहत जब जाएंगे, आप करेक्शन के लिए नहीं जा रहे, आप दुरुस्तगी के लिए आप नहीं जा रहे, आप रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन किसको कहते हैं? रेक्टिफिकेशन उसको कहते हैं कि टू रेक्टिफाई, आपसे कोई एक मिस्टेक हो गया, आप उसको दुरुस्त करने जा रहे हैं, आप उसको रेक्टिफाई करने जा रहे हैं, ठीक है ना, दुरुस्तगी। तो आप उसको रेक्टिफिकेशन नहीं करें, that alteration will not constitute rectification, and so the proprietor will not be entitled to indemnity in the event the title is closed, और इसका जो ओरिजिनल ओनर जो मिस्टेकन जो था, उसको कोई किसी और तरह से उसको वो नहीं दिया जाएगा, नोटिस नहीं, उसको किसी तरह सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, उसको कोई इंडेमनिटी नहीं होगी, कोई इसको रिम्यूनरेशन कुछ भी नहीं मिलने वाला। A squatter may be able to apply either under Schedule 6 of, जब Schedule 6 की बात हो रही तो adverse possession ध्यान पे लाना, or for alteration on the basis that the paper title was extinguished before the first registration, depending on the date the state was first registered. ये दो सूरत हाल होते हैं, दोनों के तहत आप either of the two alteration में अपना टाइटल को बेटर क्लेम कर सकते हैं। एडवर्स पोजीशन के तहत चले जाएं, जैसे हमने शेड्यूल 6 के तहत बात की, या फिर आप डायरेक्ट नाम अपना एंटर करवा दें। जिस आपने कहा था कि वो गलती से मेरा टाइटल लिखा हुआ है, हाँ, ऐसा नहीं क्लेम कर रहा है कि वो जमीन आपकी है ही नहीं। सर जो एक्चुअल ओनर होगा, मैन ओनर होगा, वो सुबह उठ के क्लेम करने के वो नहीं कर सकता। फर्स्ट यूनिटी तो बात हो रही है फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि कोई अनरजिस्टर्ड लैंड था, उसको पहली बार कोई टाइटल मिला है कि इसका मालिक ये बंदा है। वो जो मालिक था वो मोहम्मद यार था, पहला बंदा। पता लगा कि तो उसकी है ही नहीं, मिस्टेक नहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कहा कि वो हल्ली वली मेरा नाम डालो। ऑल्ट्रेशन के तहत चले जाओगे आप, या एडवर्स पोजेशन के तहत चले जाओगे। अब जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है। पीछे तो हमारे पास एक ही मजबूरी थी ना कि 12 साल तक रिटेन करके रखना है, फिर जाके आप टाइटल लोगे। अब आपके पास दो हो गए, ऑप्शन आ गई है, आइदर ऑफ द टू। हाँ, ज्यादातर स्पीड लोग इस तरह आती है, क्योंकि सबसे इजीएस्ट वे है ये। क्यों? क्योंकि कानून ने कह दिया, सेक्शन शेड्यूल 8 में बात आ गई कि वो रेक्टिफिकेशन भी नहीं होगी, और जो जो ओरिजिनल प्रोप्राइटर मोहम्मद यार जो है, he will not be entitled to any indemnity, ठीक है ना। इन द इवेंट दैट द टाइटल इज क्लोज, अगर वो टाइटल क्लोज हो जाए, क्लोज मतलब आपके नाम चढ़ गया, वो मेरे लिए टाइटल क्लोज हो गया है। तो ये थी हमारी सारी की सारी कहानी एडवर्स पोजेशन की, which we conclude now। इसके ऊपर मजीद आप लोग कुछ स्टडी करना चाहते हो तो मैंने अगली स्लाइड के ऊपर आपको एक लिंक दिया हुआ है, इसमें आप बिल्कुल अप टू डेट होंगे। हाउ एडवर्स पोजेशन इज डन, किस तरह उसको रजिस्टर होता है, उसको रजिस्टर कराने का तरीकेकार क्या है, गाइड, अच्छा उसको प्रिवेंट करने का तरीकेकार क्या है, उसकी गाइड, सारा कुछ आपको इस लिंक में मिलेगा। एंड दिस इज द ऑफिशियल यूके वेबसाइट। आप वीजा अप्लाई करते हैं यूके का, वो भी आप इसी वेबसाइट से जाके करते हैं। हाँ, करना है तो करो यार, ये तो आप लोगों पे तो बड़ा उसमें है, पर मसला ये कि दानिश नहीं है। कंसल्टेंट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आज दानिश की बख्शिश होगी इसका, ये तो बड़ा मसला है। मतलब आप अगली स्लाइड पे समझेंगे, लगाएंगे तो समझेंगे। ये मैंने टाइम स्लॉट रखा था दानिश के लिए खास, और देखो इतनी मोहब्बत है मुझे उसके साथ, उसका नाम भी मैंने उसका नाम भी रिकॉर्ड में रखा हुआ है। उसको शुड भी, उसको भेज दो एक फोटो चेंज के कि आपको बड़ा मिस किया जा रहा है। ऑनलाइन देखेगा तो कहेगा शुक्र है कि मैं नहीं आया। उतना शुक्र अदा करना है।
तो अच्छा, एडवर्स पोजीशन से रिलेटेड कोई अभी तक कोई आपसे कोई आपके ज़हन पे कोई सवाल ऐसे तक आज क्लैरिटी आई? गुड। वो भी आपको अब ये कोई सवाल ऐसा जो कि आपको बॉदर कर रहा हो, कोई ज़हन पे हो? जी, तो तसल्ली के साथ मैं 1 मिनट ब्रेक ले लेता हूँ। इस दौरान जो ऑनलाइन आए हुए मुझे उनका नाम था तो उनकी करने से लगा लो। ये दोनों रेगुलर हैं, गुड है। और कोई नहीं ऑनलाइन? हो गया जी, ये तो हो गया काम। Shall we proceed further? खेत वाली और भट्टी, हाँ। तो सर इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर एक बंदा शुरू से मतलब एक जमीन है इस बंदे की, वो एडवांस पोजीशन में उसने वो उसको उगा रहा है, उसने फसल या जो भी कोई फसल है वो उगा रहा है, तो उसने समझ नहीं आई आपकी कि मुझे कि उसी में वो क्लेम कर सकता है या जो लैंड जिस नेचर पे पहले एडवर्स पोजीशन से पहले रिटेन किया जाता रहा था उसको एडवर्स पोजीशन ने भी उसी तरह रिटेन करके रखना है। मतलब उसमें आबादी नहीं करनी, आबादी तो करनी है, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं। उसकी लैंड की यूटिलाइजेशन के ऊपर बात हो रही है ना। मतलब 10 साल तक वो सिस्टम करना है। हाँ, कॉन्टिन्यूसली 12 साल तक, नॉट 10 years, 12 years। एप्लीकेशन अंडर द ट्रूथ आफ्टर 13 अक्टूबर 2002, 13 अक्टूबर की डेट है। हाँ, 13 अक्टूबर 2002 के बाद काश्त वो करेगा तो काश्तकारी वाली जमीन थी तो काश्तकारी ही करनी है। अगर वहां पे एक सब भटिया लगा के काम कर रहे हैं तो वहां पे कहेंगे मैं स्विमिंग पूल बनाऊंगा तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि उसने उसको देखो हमने जब क्रिटिसिज्म जब पढ़ रहा था इसका कि एडवर्स पोजेसर को क्यों ये दिया जाता है, क्यों प्रोटेक्शन दी जा रही है, ये दी जा रही है ना, तो लैंड को यूटिलाइज कर रहे हैं, उससे बेनिफिट्स लैंड से निकल रहे हो, वो बेनिफिट्स सोसाइटी में बाकी लोगों को भी जा रहे हैं, और उसने उस लैंड को जाया होने से बचा दिया कि आप खेती बाड़ी नहीं करेंगे, खेती बाड़ी वाली जमीन को तो बैरन लैंड बन जाएगा वो।
काबिल काश नहीं रहेगी। ठीक है ना, अगर आप 2 साल खेत पे गंदम ना लगाओ तो तीसरा साल तो आप गंदम भी नहीं उगा सकते उसमें। हमारे यहाँ भी ये मसला रहता है, क्योंकि जमीन की साख चेंज हो जाती है, बहुत सख्त हो जाती है, तो ये चक्कर होता है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑफ ईजमेंट। ईजमेंट क्या चीज होती है? हाँ, ईजमेंट्स क्या होते हैं, हम बहुत दफा हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि व्हाट इज ईजमेंट? मुबीन, क्या हो सकते हैं ईजमेंट? मेरा इंटरेस्ट है किसी लैंड पे रास्ते का या इंटरेस्ट ओवर लैंड। इंटरेस्ट ओवर लैंड, अच्छा, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? वो तो नहीं, मतलब सर ये मैं जितना रिसर्च समझो गूगल से जिस तरह के आपने वो एक ही मिसाल दी थी, जिस तरह एक का दूसरे रास्ते पे आके पूरा हाँ, या तो घूम फिर के बात आती है इंटरेस्ट की, जो कि मुबीन ने बोला, ऐसे ही है। यस और कुछ हो सकता है इसके अलावा? तो किसी भी जगह जिस पे आपका भी मन बनना हो लेकिन ये तो इस जगह दूसरे के राइट बनते हैं। तो इसको मैं अगर जो कर दूं, अगर मैं इसको ये कर दूं कि अदर इंटरेस्ट ओवर लैंड, कि एक इसके अलावा और भी कोई चीज हो, वो वो कैसे हो सकते हैं? एक इंटरेस्ट है कि चलो मैंने रास्ता गुजर, ट्रैक्टर ट्रॉली गुजार ली, जमीन में पहुंचने का रास्ता मिल गया, और इसके अलावा क्या हो सकता है? और बेनिफिट नहीं, बेनिफिट तो आपको मिल गया कि आपको रास्ता मिल गया, इसके अलावा आप नहीं ले सकते कोई और बेनिफिट। हाँ, ले सकते हैं दूसरी सूरतों में। हवा, आपको साफ आबो हवा का हक है कि नहीं है? आपको साफ पानी मिलने का हक है कि नहीं है? पानी नहर से साफ चलता आ रहा था, वो साथ वाले जमीन से जब आ रहे थे तो उसने गायें वहां पे लगा दी, तो वो पानी मेरा साफ नहीं रहा मेरे पीने के, वो तो बैठ के वो शिट करती हैं और मैं पानी पी नहीं पाऊंगा। तो मेरा हक है कि नहीं कि मुझे भी साफ पानी मिले? तो अगर तो गाँव गाय के लिए चाहिए तो अपनी जमीन में अलग से कोई पॉन्ड बना ले, वहां पे वो कर ले, ताकि मेरा पानी गंदा ना हो और नीचे वालों का भी पानी गंदा ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्टिकुलर हम नहीं कर सकते, ईजमेंट को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि यार ये चीज जो होगी इस तरह हुआ तो ईजमेंट है, और इस तरह नहीं हुआ तो ईजमेंट नहीं है। और हकीकत में भी यही बात है कि ईजमेंट्स को हम वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई ईजमेंट के ईजमेंट है क्या चीज, बिकॉज द लॉ इज स्टिल वेरी वेग ऑन ईजमेंट डेफिनेशन। हमारे पास इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन ही नहीं कि हम किस चीज को ईजमेंट कहेंगे। हम रास्ता मिलने को ईजमेंट कहेंगे, खुली फिजा में सांस लेने को ईजमेंट कहेंगे, साफ पानी मिलने को ईजमेंट कहेंगे, या किसी और की जमीन से गुजरते हुए हमने कोई और इस्तेफादा हासिल कर लिया, वो वो कैसे हो सकता है कि किसी और की जमीन से गुजरते हुए आप कोई और फायदा हासिल कर लें? ऐसा कोई तरीका हो सकता है? मुबीन के खेत हैं, आजकल शिकार का सीजन भी है, मोहम्मद यार जाते हैं शिकार करने के लिए, मुबीन के खेत में तीतर मार के आ जाते हैं, मुबीन वहां यूं करके खड़ा होकर देखता रह जाता है, यार ये क्या कर रहे हैं, मेरे खेत में आके बंदूक चलाई, ये कौन होते हैं?
तो क्या आप मुझे मना कर सकते हैं? अंडर द ईजमेंट्स आप मुझे मना नहीं कर सकते। सी, तो ईजमेंट जो है एक्ट वेरी डिफरेंटली। इसको वी कैन नॉट आइसोलेट और वी कैन नॉट क्लासिफाई कि व्हाट इज ईजमेंट, बट हम कोशिश करेंगे कि इसको क्या डेफिनेशन है, इसकी नेचर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ ये ईजमेंट हो सकता है। सही, क्यों? मैं जो आखिरी बात मैंने की वो आगे जाके डिस्कस करेंगे हम। उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। मोहम्मद यार ने मुबीन की जमीन से प्रॉफिट ले लिया। तो ये वो प्रॉफिट नहीं है जो कि हम लोग सोच रहे हैं, आप लोग जो सोच रहे हैं कि वो पहले लिए ना। प्रॉफिट इज समथिंग डिफरेंट। एनी बेनिफिट, प्योर बेनिफिट जमीन से ले लेना, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। So this topic is concerned with some of the most important rights that a person may exercise over the land of। सबसे जरूरी चीज ईजमेंट्स की, कि वो किसी और की जमीन के साथ होगा। जमीन किसी और की, मजे हमारे, सिंपल। हाँ, ईजमेंट मजे के अलावा कुछ नहीं है। क्यों? आप अगर ये दुश्वारी से बचते हुए शॉर्टकट तरीका आपको कोई और खेत वाला दे दे तो आपको तो मजे आ गए, नहीं तो आपको वो हैसल करते हुए 4 घंटा का ट्रैवल करके जाना पड़ेगा अपनी जमीन में। शॉर्टकट से गए तो आप आधे घंटे में पहुंच गए, तो वो मतलब हैसल फ्री। तो सबसे पहली चीज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जिसकी जमीन है क्या वो उसको भी ईजमेंट मिलेगी? मुबीन की आपकी जमीन है, क्या आपको भी ईजमेंट के राइट्स मिलेंगे? अगर आपको मिलेंगे तो दूसरे को किस तरह मिलेंगे? क्या कहते हो ऐसे? तुमको आपके ज़हन पे ये बात होगी कि आपके पास लैंड है तो यू कैन डू एज यू विश। आपकी जमीन है, आप अपनी जमीन में कुछ भी कर सकते हो, वो तो आपका राइट आ गया, प्रोटेक्टेड बाय द लॉ एज वेल। बट बात हो रही है ईजमेंट की। कैन अ पर्सन एक्सरसाइज द राइट ऑफ ईजमेंट ओवर हिज ओन लैंड? 100% ट्रू। अपनी लैंड पे वो कभी भी ईजमेंट नहीं लेगा, क्योंकि ईजमेंट का जो जो आप कह लें कि जो नेचर है ये कि जमीन किसी और की, मजे आपके। किसका? ईजमेंट का आसानी, आसानी। इससे आसान तर्जुमा मैं भी नहीं दे सकता आपको, ठीक है? मतलब मुश्किल में आसानी, अगर इसको और प्रिसाइज करने। हाँ, मेरे लिए आसानी कैसे? हाँ, अब मेरे लिए इसमें शिकार वाली बात नहीं पकड़ा। मेरे लिए क्या आसानी है? मेरे लिए आसानी की कानून ने इजाजत दी कि तीतर का शिकार खुला, पार्टनर्स हंटिंग आप कर सकते हैं, और चकवाल भी खुला हुआ है। यस, फतेह जंग बंद है। हाँ, फतेह जंग बंद है, चकवाल खुला हुआ है। पिछले तौर में चकवाल गया हुआ था शिकार पे। तो अब इसकी जमीन पे मैं गया शिकार करने के लिए, तो अंडर द ईजमेंट मुझे कानून ने इजाजत दी शिकार करने की। अब शिकार हैपेंस टू हैपन उस विसिनिटी में जहां पे इसकी जमीन है, इसके खेत हैं। मैंने इसके खेत की तबाही मचाए बगैर अगर शिकार खेला, मतलब मैंने जीपिंग नहीं की, मैं जीप जो थी मैंने साइड में लगाई और गंदम के खेतों में पैदल चल चल के अपने पॉइंटर के साथ ट्रेस करता हुआ तीतर मारा मैंने, और मैंने कोई खराबी नहीं की, फिर तो ठीक है।
फिर ये मुझे रोक नहीं सकता। हाँ, अगर मैं इसके प्रॉपर्टी को डैमेज करूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे रोक सकता है, फिर वो मैं ईजमेंट के अंदर नहीं आऊंगा। फिर प्रॉफिट लेने का तरीका होता है, वो हम पढ़ेंगे भी आज के लेक्चर में। तो आसानी मेरे लिए ये कि मैंने शिकार खेला, मुझे किसी ने कोई रोक टोक नहीं की, मेरे लिए ये आसानी है, समझ के। मतलब किसी से मैंने बेनिफिट ले लिया, मुझे क्या बेनिफिट मिला, मुझे चीटर मिल गया। This topic is concerned with some of the most important rights that a person may exercise. Proprietary rights very refresh memory लेके आए अपने दिन में। ये वो राइट होते हैं जो कि लैंड के साथ होते हैं, ओनर के साथ नहीं होते। प्रोप्राइटरी राइट्स प्रॉपर्टी के साथ लगे होते हैं। They are proprietary rights and they may exist both at law and at equity as well. असल में ईजमेंट्स की जो दुकान खुली थी वो इक्विटी ने खोली थी। आप लोगों ने अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड का केस पढ़ा? अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड ईजमेंट्स में ट्रस्ट कौन सा वाला? बड़ा हो गया तो बता सकता। अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड वो जो होता है बड़ा शातिर सा होता है, 40 साल का रहता है, तो ये कहते हैं बंदे करवाए थे वो। नहीं, ये वो केस था जिसने इक्विटी की बुनियाद रखी थी। हम कहते हैं ना कि इक्विटी कोर्ट्स ऑफ चांसरी की पैदाइश है, और कोर्ट्स हाउ कॉमन लॉ से डिफरेंट था, इक्विटी लॉ रिजिड था, इस वजह से आ गया, ये सारी बातें कर रहे थे ना। तो कहीं ना कहीं पहला केस तो कोई हुआ होगा ना, कभी सोचे इस तरह आप लोगों ने? दैट वाज द अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड, बहुत मशहूर केस। इक्विटी की बुनियाद इस केस पे पड़ी थी, और वो था भी क्राउन के खिलाफ केस। क्राउन की प्रॉपर्टी थी। रास्ता जगह नहीं, अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड में दोनों चीजें नहीं, वो डिफरेंट था, वो डिफरेंट केस है। चलिए खैर वो इक्विटी की चीज है। तो मैं बता रहा हूं कि ये जो ईजमेंट राइट्स हैं पैदाइश इक्विटी की है, लेकिन 1925 के एक्ट ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया था। एक्ट जो आया था 1873 से 1875 के दरमियान जो एक्ट वो मैंने शुरू के लेक्चर में भी कवर किया, आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी पहले के भी। वो उसने फिर इस ईजमेंट्स को अंडर द लॉ एक्सेप्ट कर लिया था। उस प्रैक्टिस को फिर 1925 का एक्ट जो पहला आया था लैंड लॉ से रिलेटेड, उसको सेक्शन 1 +2A उसके तहत इसमें आ चुका था। इट इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट फॉर द परचेजर ऑफ। अच्छा, यहाँ पे जरा गौर करना है, जब बंदा कोई लैंड खरीद रहा होता है, परचेजर जो है, उसके लिए जरूरी है ही नीड टू डिस्कवर वेदर अ थर्ड पार्टी पोजेसेस एनी राइट दैट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट द लैंड, एंड इफ सो व्हाट इज द नेचर एंड एक्सटेंट। जो लैंड को परचेज कर रहा है इस टाइम लैंड ओनर, कोई भी नया परचेजर है, उसने तो रजिस्टर को जाके चेक करना है कि यार इसमें किस किस का इंटरेस्ट है, और किसी का कोई राइट तो नहीं है, किसी का राइट मुझे रोक तो नहीं रहा कि मैं इसके टाइटल को क्लेम नहीं कर सकता। रजिस्टर में जाके देखेगा ना, अगर रजिस्टर में एक एंट्री हुई है कि जो 7 पिछली जमीन है मेरे से, उसको रास्ता दिया हुआ है, उसका रास्ते का हक मौजूद है, ठीक है, तो मैं ना मेरे ना चाहने के बावजूद भी जमीन खरीदी जब मैंने, तो मैंने उसको फिर भी रास्ता दिया, क्योंकि ये राइट्स जो हैं प्रोप्राइटरी नेचर के होते हैं।
प्रोप्राइटरी राइट्स हैं ये ईजमेंट के। इफ सो अगर वो है तो व्हाट इज, अगर मुझे पता लग गया परचेजर को, तो परचेजर ने ये देखना है कि उसकी नेचर क्या है और उसकी एक्सटेंट क्या है। अगर उसमें से मैं कोई वायलेशन करूंगा तो आई कैन बी सूड फॉर डैमेजेस। कोई इलीगल एक्ट नहीं है, बट वो मुझे सू कर सकता है डैमेजेस में, और डैमेजेस का सू ज्यादा खतरनाक होता है। Therefore, the law has laid down fairly strict rules governing the definition of easement and profits. This is not the वो वाला profit नहीं जो monetized discount करते हैं, different है, बताऊंगा आगे। तो लॉ ने क्या किया कि ईजमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, क्योंकि ये इतनी वास्ट है, मतलब देखो खुली फिजा में सांस लेना भी ईजमेंट है। आई मीन व्हाट इज दिस, फिर तो कुछ भी ईजमेंट हो सकता है ना। लॉ ने तो कोशिश की कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लें, ईजमेंट वही होगा जो कि आपने रजिस्टर में मेंशन कर दिया, सही, या जो स्टैब्लिश कर दिया कि ये मेरा नया ईजमेंट राइट है, तब जाके वो रिकॉग्नाइज बाय लॉ होगा अंडर दिस। Therefore, the law has laid down fairly strict rules governing the definition of easement and profits and the way in which they can be created or acquired. Created means नया easement right. मेरे पास रास्ता तो था, सारी चीजें थी, लेकिन पहाड़ी तोदा गिरने की वजह से मेरा पानी का एक्सेस मेरा बंद हो गया तालाब में, नहर जो बह रही है। तो मैं अपने पड़ोसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम मुझे रास्ता तो दिया हुआ है ना, अब मुझे ना थोड़ा सा इतना दे दो कि मैं अपना एक थोड़ा सी कनाल निकालूं अपने लिए पानी के लिए, कि मुझे भी तो पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए। वो करेगा इनकार। आई विल टेक हिम टू द कोर्ट। कोर्ट में स्टैब्लिश करूंगा कि भाई अंडर द टचस्टोन ऑफ ईजमेंट मेरा ये राइट बनता है, प्रोप्राइटरी राइट बनता है कि ये मुझको थोड़ा सा अपनी जमीन से इसी मेरे को पानी भी मिल जाए। तो आई क्रिएटेड माई ईजमेंट राइट दिस वे। अब एक्वायर्ड कैसे होगा? मैंने लैंड को बेचा, नए परचेजर ने को भी जो राइट ऑफ वे ऑलरेडी मिला हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसको मिलेगा। आगे जाके हमने डोमिनेंट टेनमेंट और सर्वेंट टेनमेंट हमने पढ़ना भी है, पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था कि समझो दिस इज द लैंड, ठीक है ना, इसको हम लैंड ए कहते हैं, और ये सारा जो स्टेट की लैंड है ना, वो यहां से आपको मिलता है। इस्तेमाल में आ रहा है ना, लैंड एक ही लेकिन इस्तेमाल में तो आ रहा है ना। बी ने लैंड बेचा, जो नया परचेजर है उसको ये जो चलने का रास्ता मिला हुआ है वो ऑटोमेटिकली इसको मिलेगा। उसको दोबारा से क्रिएट करने की या कोर्ट ऑफ लॉ में जाने की जरूरत नहीं है नए परचेजर को। बी की बात हो रही है। अब एक देखो, ए ने लैंड जब बेचा, नए परचेजर ने उसकी चाहे वो जितनी भी वो चाहे, मैं यहाँ पे आईफल टावर खड़ा करना चाहता हूँ, वो नहीं खड़ा कर सकता। जो ऑलरेडी बी के पास राइट था ना, नए परचेजर ने उसको कंटिन्यू रखना है। अगर वो उसको बंद करता है तो सिर्फ कहीं और से रास्ता डेफिनेटली देना है, नहीं देगा ही कैन बी सूट फॉर डैमेजेस, और जबरदस्त किस्म के डैमेजेस। तो ईजमेंट जो है आप देखो कि दोनों तरफ काम कर रहे हैं। अब क्रिएटेड की बात मैं आपको बता दूं,
पानी वाली मिसाल में जैसे मैं दे रहा था कि पहाड़ी तौर से गिरा, पानी मेरे बंद हो गया, तो मैं इसको कहता हूँ कि यार तुम मुझे यहाँ से ना, मुझे बस एक कनाल बना दे, इतना सा मुझे थोड़ी सी नहर बनाने दो कि मैं अपने लैंड तक पानी लेके आ जाऊँ यहाँ से। तो वो जब मैं ये काम करूंगा तो ये मेरा नया ईजमेंट का राइट क्रिएट हो गया इस तरफ। रास्ता मुझे यहाँ से ऑलरेडी मिला हुआ है, बी को मिला हुआ है, लेकिन पानी जो यहाँ पे बह रहा है, ये रास्ते जो उसको मिलेगी, नया राइट इसने क्रिएट कर लिया है, और it will be definitely acknowledged by the law as well, not just in equity, by the law as well, क्योंकि अब 2002 के एक्ट आ चुके हैं हमारे पास। तो अगले स्लाइड पे आए। अब कैसे हो सकती है ये चीज, ईजमेंट राइट्स की जब हम बात करते हैं, when it comes to method for the creation of easement, we will focus on the grant and reservations predominantly by implication rather than expressly। क्या मतलब हुआ? अभी हम क्रिएशन की बात कर रहे हैं ना, जब हम ईजमेंट राइट को, जब नए ईजमेंट राइट को क्रिएशन की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने सिर्फ दो चीजें देखनी है कि वो बाय एक्ट को, जरूरी नहीं कि एक्सप्रेसली दी हुई हो। अगर मैंने 2-3 दफा वहां से रास्ते से अपने जानवर गुजार दिए किसी और की जमीन से, उसने मना नहीं किया, ठीक है ना, तो इसका मतलब उसकी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस आई कि नहीं आई? आ गई। जब इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस आ गई मेरे एक्ट की, तो जरूरी नहीं है उसका कि मुझे एक्सप्रेसली कहे कि मोहम्मद या खान तुम यहाँ से अपनी इन गाय बकरियों को, जानवरों को गुजार सकते हो, एक्सप्रेसली जरूरी नहीं है। हाँ कर देते तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, बट इम्प्लाइडली भी कंसिडर की जाएगी। क्रिएशन की बात हो रही है, ठीक है। मतलब इजाजत तो ले रहे हैं। हाँ, ईजमेंट राइट का एक दूसरी दफा तो उसने लगा भी उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये भी मतलब मैं समझूं कि भाई ये वो बंदा कुछ अब कह नहीं सकता, ये उसको इतना देना चाहिए, देना लाजमी है। ईजमेंट राइट के लिए ये जो आप साथ दे रहे हैं नहीं, जो जानवर लेके जा रहे हो उसको जरूरी नहीं, उसके लिए इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस ही काफी है। कोर्ट में भी जाके तो ये बात करेंगे ना, जाहिर बात है, जब डिस्प्यूट आएगा कोर्ट में बात जाएगी, कोर्ट ने क्या कंसिडर करना है? इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। अगर इंटेंशन थी उसकी मना करने की, तो ही वुड हैव स्टॉप्ड मी ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम, he could have stopped me on the second time as well, or the third time। तो implied acceptance, custom and usage, सारी चीजें देखी जाएंगी, ठीक है। So when it comes to method for creation of easement, we'll focus on what? Grant of reservations predominantly by implication rather than expressly, does not consider more obscure and complex method by which long use of may generate an easement right prescription। और इसमें ये भी जरूरी नहीं कि एक ही चीज लंबे अरसे से, अब हम क्योंकि एक चीज केस टू केस वेरी करेगी, एक लंबे अरसे से एक प्रैक्टिस चलती आ रही है, सर्टेन प्रैक्टिस, हम बाद में कह के नहीं भाई अब ये जो प्रैक्टिस है ये अब आपकी ईजमेंट राइट है, विल डेफिनेटली कम अ टाइम जहां पे आपने उसको जाके रजिस्टर पे मेंशन करवाना ईजमेंट राइट को, देयर विल डेफिनेटली कम अ टाइम। लेकिन ये चीज हमारे भी सिलेबस में नहीं, तो हम इस चीज में डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम अपने आप को कन्फाइन करें कि वो इम्प्लाइडली कर सकते हैं। इन प्रैक्टिस ईजमेंट, फॉर एग्जांपल राइट ऑफ वे, right to light, right to water, etc., 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 are much more important than profit. What is profit? Right to enter another's land and to remove the soil or to
प्रोड्यूस ऑफ द सॉइल सच एज क्रॉप्स। प्रॉफिट वो है कि मैं किसी और की जमीन में जाके उससे कोई भी बेनिफिट ले लूं, उसकी जमीन के अंदर कोई मादनियात है मैं वो निकाल लूं, उसके जमीन में कोई शिकार बैठा है मैं खरगोश का शिकार कर लूं, तीतर का शिकार कर लूं, उसकी जमीन में मैं कोई और चीज, कोई और बेनिफिट जैसे कि क्रॉप्स हैं, कौन लगाया हुआ, मैं जाके कौन कुछ ले लूं। तो इन प्रैक्टिस easements are much more important than profits. ठीक है? And this topic will therefore concentrate on easements, although reference will be made to more important difference between the two types of rights. Profits और easement में थोड़ा सा फर्क समझने के लिए we need to know some certain definitions. हमको कुछ terms का मतलब पता होना जरूरी है। Next slide पे आने। इसने मुझे भी जगा दिया। कंट्रोल वहां से? अच्छा, जुमे का टाइम क्या है? अभी क्या टाइम हो गया? 12:15 हुआ है, आधा घंटा है। गुड। हाँ क्या? अच्छा, पूरी बात क्या करो, कंफ्यूजन हो जाती है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ईजमेंट, उसकी नेचर क्या है ईजमेंट की। तो हमको अभी तक क्या पता लगा, हमको एक बात समझ आ गई कि ईजमेंट्स आर दोज राइट्स व्हिच वन लैंड ओनर एंजॉयज ओवर द लैंड ऑफ अ नेबर या हाँ, अब थोड़ा सा मैं प्रिसाइज होता जा रहा हूँ, करीब आता जा रहा हूँ। अभी हम लोगों ने पहले बात की थी कि किसी और की जमीन से इस्तेफादा हासिल करना ईजमेंट की कैटेगरी में आता है, चाहे वो चलने का रास्ता हो, चाहे वो पानी का रास्ता हो या कोई और रास्ता हो। अब आपको मैं मजीद इसका सर्कल नैरो डाउन करूं कि वो आपका नेबर होना चाहिए ईजमेंट के लिए, जरूरी है क्योंकि रास्ता आपका नेबरिंग लैंड से आ रहा है ना, पूरे के ऊपर। फिर और आगे जाके मैं आपको मजीद स्पेसिफाई करूंगा कि ईजमेंट के जो राइट्स हैं वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में भी होना जरूरी है। दैट इज अ प्रॉफिट। ना 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 ना, वो कहाँ नहीं, पर वो तो चकवाल में इसकी जमीन है और मैं तो इस्लामाबाद से जा रहा हूँ फिर से, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। तो अब जमीनें तो साथ भी नहीं है, कहाँ चकवाल कहाँ है फिर। तो दैट इज द प्रॉफिट। पिछली स्लाइड पे आओ, पिछली स्लाइड पे आओ। हमने यहाँ पे क्या बात की थी? हमने कहा था इन प्रैक्टिस ईजमेंट आर मच मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉफिट्स। ठीक है? And this topic will therefore concentrate on easements, although reference will be made to more important differences between the two types of rights. Easement तो अपनी जगह है ही है, प्रॉफिट भी तो इसके साथ आ रहे हैं ना।
ईजमेंट तो आ रही है, ये रहा प्रॉफिट, कि किसी और की जमीन से आप कोई बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, वो बेनिफिट जो आप हासिल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वे नहीं है, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ समथिंग एल्स। या तो आप हंटिंग कर रहे हैं, या तो उसकी जमीन के साथ नहर का पानी आ रहा है तो वहां पे बैठ के आप फिशरी कर रहे हो, मछलियां पकड़ रहे हो। मैं इसके जमीन में जाके तालाब से पानी से मछली पकड़ना शुरू कर लूं, अब मुझे बताओ कि ये मुझे मना कैसे करेगा कि भाई आप तालाब से मछली ना पकड़ो? तालाब तो नेचुरल चलता आ रहा है, स्ट्रीम में चलती आ रही है, पानी जैसे मछली है। अब हम दोनों को इस बात का पता है कि वो दोनों में से किसी की मलकियत में भी नहीं है, तो फिर मना भी नहीं कर सकते। जैसे हम मछली के शिकार पे आप जाते हैं कभी, तो आप जब डैम चले गए तो कोई आपको मना करता है कि नहीं जी यहाँ पे शिकार आपने, ये मेरी जगह है, ये मेरा डैम है, अनटिल अनलेस कोई प्राइवेट रिजर्व हो, वो अलग बात है। लेकिन वो तो जब पता है कि भाई इट्स नॉट पब्लिक, इट्स पब्लिक प्रॉपर्टी, दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पब्लिक प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ? पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक राइट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ईजमेंट से ही तो आया, और कहाँ से आया? ये ईजमेंट की ही तो इमेज है, और ये ईजमेंट से इक्विटी की बेस, इक्विटी का जो ब्रेन चाइल्ड था ट्रस्ट, वो इक्विटी का ब्रेन चाइल्ड है ना। ट्रस्ट जो है इक्विटी की क्रिएशन है। तो इसी तरह जो आप बात करो वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज समथिंग डिफरेंट अदर देन ईजमेंट, ठीक है ना? उस पर तो मैं बेनिफिशियल हूँ इन टर्म्स ऑफ सम अदर थिंग, नॉट जस्ट सिंपल थिंग। तो easements are the right which one landowner enjoys over the land of a neighbor. A right of way is a common example. As with many things in law, easements are easier to explain by example. Suppose two neighbors comes to an agreement. अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि एक दो घर साथ हैं, एक के पास लॉन है और एक के पास लॉन नहीं है, तो वो अपने पड़ोसी को कहते क्या तुम आके ना संवाद कर लिया करो मेरे, कोई मसला नहीं, मेरे गार्डन में बैठ के ना तुम, गोरों का बड़ा शौक है सन टैन होने का, ठीक है? गोरों के साथ जो उनके जो श्री वर्जन होते हैं उनको भी बड़ा शौक होता है। तो हाँ, ये बोला है ना तो तब समझ आया, पहले नहीं समझ आ रही थी। कसम से यार, तुम लोग बहुत ऊपर की चीजें हो। So suppose two neighbors come to an agreement that since house A has no garden, its owner can use the garden of house B for sunbathing. मैं कहीं एग्जाम्पल दूंगा तो तुमको समझ आएगी, तुम लोगों को वैसे समझ कुछ नहीं आना चाहिए। अब समझ आ रही है ना? हाँ, इमेजिन नहीं करने से समझना। If the right to use the garden satisfies the test, I need to focus here. If the right to use the garden, दूसरे ने जो उसको इजाजत दे रखी है, satisfies the test, किस चीज का टेस्ट? easement का, for Allenborough Park and is created by one of the recognized method, फिर हम कह सकते हैं कि then it may be an easement. वो जो राइट उसको दे रहे हैं नेबर कि आप उसको बैठ के जगह पे आप नहाओ, सॉरी सन बात करो, मुझे सन बात करने की परमिशन दे रहा है बंदा, उसको अपना राइट को इन टर्म्स ऑफ easement अगर एस्टैब्लिश करना है तो he needs to qualify 4 stages. 4 चीजों को अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो ईजमेंट है। अगर वो उन 4 चीजों को क्वालिफाई नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो ईजमेंट की कैटेगरी में नहीं आता। और वो 4 जो शराइत हैं वो एलनबरा पार्क, ये आप कह लेंगे इट्स अ पायनियर ऑफ ईजमेंट। ईजमेंट राइट्स की रिकग्निशन में ये केस पायनियर है। बहुत बहुत पुराना केस भी है, पुराना केस बहुत तो नहीं, पुराना केस भी है, 100 साल ऑलमोस्ट, ये वो टेक पुराना केस है।
लेकिन इसने रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया कि नहीं अच्छी ये चीज भी ईजमेंट होती है। तो इस केस में कोर्ट ने एक एसेंशियल्स रखे कि अगर ये चार चीजें होंगी किसी भी सूरत में, किसी भी प्रपोजिशन में, then we will consider it to be as an easement right। उन चार में से कोई एक चीज भी क्वालिफाई नहीं करता तो ईजमेंट राइट नहीं होगी। सिंपल। तो वो टेस्ट जो आया था वो इस चीज में आया था। नेक्स्ट स्लाइड पे टेस्ट में जाने के लिए, क्योंकि एलन ब्रा केस को जब हम स्टडी करेंगे, उसको स्टडी करने के बावजूद उसको करने से पहले और उससे एंसिलरी जो टॉपिक्स जो चल रहे हैं हमारे, उसमें आपको कुछ टर्म बहुत जबरदस्त किस्म के आपको नजर आएंगे। डोमिनेंट टेनमेंट, सर्विएंट टेनमेंट, प्रॉफिट अप्रेंडे, ये वही प्रॉफिट जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो पूरा नाम इसका ये फ्रेंच वर्ड है टेक। मैंने आपको एक बताया था कि डोमिनेंट और सर्विएंट लैंड का फर्क आप लोगों को मैंने बताया था। आप दोनों में से कौन रिकॉल कर सकते हैं? डोमिनेंट लैंड कौन सा होता है, सर्विएंट लैंड कौन सा होता है? कौन रिकॉल कर सकते हैं? ईजमेंट के ऊपर के एक रास्ता एक जमीन से दूसरे जमीन को रास्ता मिला हुआ है, याद करें। तो इस पे भी मैंने बताया था कि ये लैंड डोमिनेंट और ये लैंड सर्विएंट है। एक स्लाइड को भी पढ़ें, शायद ज़हन पे आ जाए। जी ऐसे आप क्या कहते हैं? बिल्कुल होगा। डोमिनेंट लैंड सिंपल सी बात है। देखो डोमिनेंट टेनमेंट में क्या चीज होती है, जिस लैंड को बेनिफिट मिल रहा है वो डोमिनेंट है, और जिसकी जमीन से रास्ता निकाला गया वो सर्विएंट लैंड है। डोमिनेंट टेनमेंट में क्या है? अ पीस ऑफ लैंड व्हिच बेनिफिट फ्रॉम अ राइट टू डू समथिंग ऑन और ओवर नेबरिंग लैंड। क्या मतलब? व्हिच हैज द बेनिफिट ऑफ एन ईजमेंट। बी की जमीन को रास्ता मिला ए की जमीन से, तो बी की जो जमीन है वो डोमिनेंट टेनमेंट बन गई, और चूंकि ए की जमीन को सर्व कर रही है तो वो सर्विएंट टेनमेंट बन गई। किस तरह? अ पीस ऑफ लैंड ओवर व्हिच अनदर नेबरिंग लैंड ओनर हैज राइट टू डू समथिंग। अब दोनों में फर्क ये है, अ पीस ऑफ लैंड ओवर व्हिच, अ पीस ऑफ लैंड व्हिच बेनिफिट फ्रॉम अ नेबरिंग लैंड। एक की जमीन से और दूसरे की जमीन पर, किसी की जमीन से किसी की जमीन पर, ये फर्क है। जिसकी जमीन पर वो डोमिनेंट है, जिसकी जमीन से वो सर्विएंट है, सर्व कर रहे हैं। अ प्रॉफिट अप्रॉन्डर इसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन बनती है क्योंकि ए के ऊपर डैश आगे। अब प्रॉफिट अप्रॉन्डर, a right to take something from a land belonging to another person। एक ऐसा राइट, अब ईजमेंट की बात नहीं हो रही है, प्रॉपर राइट की बात हो रही है। a proper right to take something from the land belonging to another person, मतलब a right to take fish from the lake on the land belonging to another, or to shoot game on it
तो शूट गेम मतलब हंटिंग शिकार गेम कहते हैं इसे। तो उसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो प्रॉफिट का मतलब तो हम सबको पता है कि क्या है, फायदा। प्राउंडर का मतलब होता है फ्रेंच वर्ड टू टेक, तो कोई फायदा लेना। अब उसने अगर जो कोई खेती लगाई हुई है तो उसमें से गंदम लगाई हुई, तो थोड़ा सा गंदम भी उसने ले लिया, ठीक है। मतलब ये नहीं कि उसने पूरा ले लिया, अगर जितनी गंदम लगाई तो एक दो सट्टे उसने ले लिया या थोड़ा सा उसने ले लिया, अपना कुछ जरूरत लिया, उसकी गाय ने थोड़ा सा गंदम उसकी खा ली, इस तरह करके। तो जानवर तो खा जाते हैं, तो वो हर चीज पे तो नहीं फटा करेंगे ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मामला चलते रहेंगे। अगली स्लाइड पे आ जाएं। अब यहाँ पे आके अब डिस्टिंक्शन ब्रॉड होती जा रही है। अब ईजमेंट कौन सी होगी, ईजमेंट लीगल होगी या इक्विटेबल होगी। हमने कहा कि ईजमेंट हमको पता है कि अब दोनों तरह से होती है। अंडर द लॉ सेक्शन 1 उसको रिकॉग्नाइज करते, इक्विटी फी उसको रिकॉग्नाइज कर रही थी। The easement which was created in a manner recognized at law for a duration equivalent to a fee simple absolute, ये बहुत जरूरी है, और a term of years absolute। ये कौन बता सकता है कि ये कितना साल की हो सकती है ड्यूरेशन। जो ईजमेंट का राइट को जो लीगल एंटाइटलमेंट मिल जाती है कब मिलेगी। लॉ ये कहता है कि वो ईजमेंट विच वाज क्रिएटेड इन अ मैनर रिकॉग्नाइज्ड एट लॉ, किस तरह, फॉर अ ड्यूरेशन इक्विवेलेंट, या उस ड्यूरेशन जो कि बराबर रही हो टू अ फी सिंपल एब्सोल्यूट इन पोजीशन, या तो ये सूरत रही हो या अ टर्म फॉर इयर्स एब्सोल्यूट 12 साल। शाबाश। क्योंकि 12वें साल में अगर कोई एडवर्स पोजीशन का भी टाइटल लेके आ जाए तो तब भी उसका टाइटल मिल जाएगा। तो टाइटल विल रिटेन along with the possession। अब टाइटल जब वो एडवर्स पोजेशन के पास आ गए तो जरूरी नहीं कि उसे पोजेशन रिटेन करके ही रखनी है, वो किसी और के जमीन में जाकर आप कब्जा करने का सोच सकते 12 साल बाद। इक्विटेबल ईजमेंट कब आएंगी, एनी अदर वैलिड ईजमेंट इंक्लूडिंग ऑल दोस क्रिएटेड इनफॉर्मली, this may include any easement held for a period other than as of a fee simple absolute in possession। जो जरूरी नहीं कि वो 12 साल में क्वालिफाई करे, कोई एक हफ्ते पे भी तो हो सकता है ना, 3 महीने में भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 8 साल भी हो सकता है। इसमें मतलब हर वो इजमेंट, हर वो ऐसा राइट जो कि स्टैट्यूटरी लिमिट को टच नहीं करता, तो वो इक्विटी उसको रिकॉग्नाइज करेगी। फिर अब इजमेंट की जब हम बात कर ही रहे हैं, अगली स्लाइड पे आ जाए, तो क्यों ना इसको हम फर्दर देखें कि इसकी नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इट। अब an easement confers a benefit upon a piece of land, जिसको हम डोमिनेंट एलिमेंट कहते हैं, confers a benefit upon a piece of land and a corresponding burden upon another piece of land। फिर भी land होता है, the benefit and the burden apply to the land itself। ये चीज ध्यान पे रखनी है। ओनरशिप से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि प्रोप्राइटरी नेचर का राइट है ये। ईजमेंट राइट जो है प्रोप्राइटरी नेचर है, प्रोप्राइटरी राइट है। तो जो बेनिफिट मिल रहा है या बर्डन जो भी आ रहा है, it applies to the land itself and so are not merely personal to those who create them। अब इसमें छोटी सी डिस्टिंक्शन है, बस ध्यान पे रखो कि जो जिसने ईजमेंट राइट क्रिएट किया सिर्फ ये उसकी हद तक महदूद नहीं होगा। मिसाल के तौर पर बी को राइट एक्सेस चाहिए था रास्ते का, उसने राइट ऑफ ए से ले ली है,
ये सी की भी एक जमीन है, उसके पास भी नहीं था कोई। जब बी को राइट मिल गया तो सी ने क्या किया कि वो ए सी के जमीन से गुजरते हुए बी तक पहुंचा, तो बी की जमीन से होते हुए अपनी जमीन चलना शुरू हो गया। तो राइट ऑफ वे जो ए से गुजरने का तो उसने नहीं लिया, बी से तो उसने पूछा क्योंकि मैं तुम्हारी जमीन से गुजरना चाहता हूँ, मुझे रास्ता चाहिए। बी कहता ठीक है जी, मैंने भी ए से लिया तो कोई मसला नहीं। तो सी ने ए से नहीं बार बार जाके पूछा कि जी मैं यहाँ से गुजर जाऊँ, मैं यहाँ से गुजर जाऊँ, मैं यहाँ से गुजर जाऊँ। अगर ओवर द इयर्स वो चलता रहेगा तो फिर तो उसको रास्ता मिल जाएगा। अगर नहीं देगा, इनकार करेगा, तो विल टेक हिम टू द कोर्ट। कोर्ट ने फिर उसको फिर लीगल तरीके से कह देना कि ये तो आपका राइट बनता है अंडर द लॉ। The benefit and the burden are passed to the land itself, and so are not merely personal to those who created them. जाति तो नहीं रहा ना फिर। An easement is a proprietary interest in land and can pass with the land to the new owners. ये पहलू भी हमें पता लग गया है किस चीज में, लेकिन इसमें भी शर्त है सब्जेक्ट टू सम registration and convincing requirements. This means that purchaser of land may find that they are bound by such pre-existing third-party rights. जाहिर बात है जो भी लैंड नया परचेज कर रहा है, बी ने जब ए ने जब जमीन अपनी बेची जेड को, जेड ने जब ए की जमीन खरीद रहा था तो बी और सी तो इसमें से रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं ना। जेड के पास ओनरशिप आ गई, लेकिन वो जो उनका एक्सेस राइट वे जो था ए की जमीन से, इट विल कंटिन्यू। जेड जितना जोर लगा ले, जितना इनकार कर ले मैं रास्ता नहीं दूंगा, वो इनकार नहीं कर सकता। An easement is a proprietary interest in land and pass with the land to new owner. ए से जब जेड के पास गया तो वो ईजमेंट राइट भी पास हो गया। अगर वो कोई रुकावट करेगा जेड, तो बी और सी केस ए के ऊपर नहीं करेंगे, न्यू ओनर के ऊपर करेंगे अंडर दिस टच स्टोन कि भाई ये तो मामला हमारा हक में है, ए ने हमको दिया हुआ था, तुम कौन हो जो हमें मना करने वाले, ये तो प्रोप्राइटरी नेचर का राइट है। This means that purchaser of the land may find that they are bound, वो इनकार नहीं कर सकते। अगर एक जगह इनकार करेगा तो उसे दूसरी तरफ से रास्ता देना जरूरी है, पर उसमें उनकी परमिशन भी आना, उनकी एक एसेंट आना जरूरी है बी और सी की, कि यहाँ से रास्ता ना देने की वजह ये मैं यहाँ पे ये एफिल टावर खड़ा करना चाहता हूँ, आप लोग साइड से चले जाओ, आई विल गिव यू अनदर वे। उसके लिए उनको एग्रीएबल होना भी जरूरी है। अगर वो इतना कोई ऑब्नॉक्शियस नहीं है रास्ता, कोई इतना मसला नहीं है, तब तो वो अगर इनकार कोर्ट उनको कहे कि नहीं तुम यहाँ पे टावर खड़ा करोगे, दूसरा रास्ता इस्तेमाल करेंगे, से माल इनकारी भी हो तो इट मस्ट बी समथिंग सब्सटेंशियल एज वेल। सिर्फ मेरली इनकार करना है कि नहीं भाई तो मेरे क्योंकि मेरे दादा यहाँ से गुजरते थे मैं भी यहीं से गुजरूंगा ना, ये चीज नहीं होगी। कोई कॉग्निटिव चीज भी होनी चाहिए उनके पास, अनऑर्थोडॉक्स चीजें नहीं चलेंगी। So there is a there's a difficult balance of right involved in the recognition of easement. अब इसका मतलब ये हुआ कि कंफ्यूजन तो अपनी जगह रहेगी नए परचेजर के लिए कि नहीं। देखो ना, जिसने नई जमीन खरीद ली है, जेड ने जो ए से जमीन खरीदी है, उसको क्या पता था कि ये तो बी और सी और पता नहीं डी ई एफ ना जाने और कितने लोग होंगे जो उसके जमीन के रास्ते को इस्तेमाल करेंगे, ऐसा है कि नहीं। इस चीजों को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या काम करना शुरू कर दिया कि जब उनको सड़क बनानी होती थी, the government started taking, they used to take permission before, लेकिन फिर वो रिवोक भी होना शुरू हो गई, तो उन्होंने they started taking possession of the land।
पाकिस्तान में जब मोटरवे बना था तो मोटरवे बनाने जिस जिस जगह से मोटरवे गुजरी है वहां से उन्होंने लैंड को एक्वायर किया उनके ओनर से, जो एक्वायर किया उस राइट को कि यहाँ से सड़क गुजर जाएगी। अब लैंड ओनर्स ने जगह परमिशन तो दे दी, सड़क गुजर रही मोटरवे आ रही है तो बड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी, जमीन की वैल्यू पर बढ़ी है। उस उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि तो मोटरवे में घुसने का कुछ बढ़ने का रास्ते कोई नहीं है। वो 40 किलोमीटर दूर जाके आप इंटरचेंज जाएंगे फिर वापस आएंगे, मोटरवे ये जमीन को घुसेंगे। ये मतलब अब ईजमेंट का अब वो जो राइट लिया, राइट ऑफ वे जो लिया था तो ईजमेंट राइट है। So it's a very imbalanced situation at times because their proprietary rights capable of passing with the land, which they affect and disrupt the servant landowners' use and enjoyment of the land. Of course, इसका criticism आ रहा है actually कि आपकी जमीनें आप अपनी जमीन में अपनी मर्जी से कर नहीं सकते। मुबीन की जमीन है, मुबीन ने कहा कि यार आज वीकेंड आ रहे तो मैं आज पार्टी सीन ऑन करता हूँ, ठीक है ना, तो मैं जरा कुछ खास लोगों को बुलाता हूँ और आज पार्टी सीन ऑन करते हैं। वो पार्टी कर रहे तो पता चलता है कि मोहम्मद यार ने टामा 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 करता हुआ है, मुबीन और लोग बाकी सारे अपने तो टॉयलेट संभाले भरेंगे, यार ये क्या हो गया यार, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मैं उसको कहूँगा भाई मेरा क्योंकि दादा यहाँ से गुजरता था तो मेरे दादा की और जिससे तुमने जमीन खरीदी उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, तो मैं तो ये रास्ता है, लेकिन तुम लोग अपनी पार्टी कैरी ऑन करो, हाँ मैं छत से बैठ के देखूंगा तुम्हें। तो इसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो रही, इसका जो राइट था अपने लैंड को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने का कुछ राइट पे इंफ्रिंजमेंट नहीं आ रही। तो अब ये अब कहाँ कहाँ देखे रजिस्टर में, मैंने अगर जो टाइटलमेंट दे रखी हुई हुई है रजिस्टर पे मेंशन हुआ हुआ है तो ठीक है, अगर मेंशन नहीं हुआ हुआ फिर ये कहाँ कहाँ ढूंढेगा मुझे कि और किस किस के राइट्स हैं। हो सकता है कि उसमें से एक राइट ऐसे हो जिसके साथ जिसकी खानदानी दुश्मनी भी हो, ये तो उसको मना भी नहीं कर सकेगा फिर। तो जहां पे आसानी है एक ये दूसरे के लिए कितनी परेशानी की। क्योंकि easement rights are proprietary rights capable of passing with the land which they affect and disrupt the servant landowner's use and enjoyment of their land. The law is careful not to expand the category of easements too readily. इन तमाम सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जैसे पिछली स्लाइड पे हमने इशारतन बात की थी, लॉ ने रिस्ट्रिक्ट कर दी इजमेंट्स को कि हम उन क्या रिस्ट्रिक्शन थी, वो ये थी कि वी विल ओनली कंसीडर दोज जो कि रजिस्टर पे मेंशन है। आपने नया इजमेंट क्रिएट कर लिया तो उसको मेंशन करा लें, अगला बंदा चैलेंज करते कोर्ट ऑफ लॉ पे जाते हैं तो अदालत के इतनी इजमेंट है तब जाके वो रजिस्टर पे तब जाके मेंशन भी हो जाएगी, वो इजमेंट की कैटेगरी में मेंशन होगी। तो इन तमाम चीजों को अवॉइड करने के लिए लॉ ने तरीका अडॉप्ट किया कि हर किस्म के लॉ को इजमेंट राइट्स को हम रिकॉग्नाइज करें। Bear in mind that there is not a particular well-defined definition of easement. सही, हम easement को उसकी नेचर से डिटरमिन करते हैं कि क्या does this tantamount to be an easement or any other right. ठीक है, continue. Definition of easement must not become too vague or uncertain. But on the other hand, easements may be necessary for the use and enjoyment of the dominant land. But एक चीज हमको समझ में आती है, ठीक है हम इसको या तो बहुत बहुत ज्यादा फैलाव भी नहीं देते इवेंट्स को, ना हम उसको बहुत ज्यादा नैरो डाउन करते हैं, पर हमको एक चीज जरूर पता है कि ये यूज और एंजॉयमेंट होता है ऑफ अनदर्स लैंड, जो कि किसके लिए, फॉर द
dominant land or maybe commercially valuable, हो सकता है कि उसके साथ भी commercial value भी attach हो, and so the law must be valuable with the passage of time. The category of easement must not be closed. For a recent decision, regency, yes. एक केस हम लोगों ने एलनब्रा वाला मैंने बात की थी कि जहां से ईजमेंट के राइट्स को कुशन मिला कि इस किस्म के इस नौयत के राइट्स को हम ईजमेंट का टाइटल दे सकते हैं। उसमें हमने अभी पीछे पढ़ा था कि टेस्ट उन्होंने क्वालिफाई कर दिया कि कोई भी चीज उस टेस्ट को क्वालिफाई करेगी विल बी कंसिडर्ड टू बी एन ईजमेंट राइट, बट दैट हैपेंड इन द लेट 50s। 2018 में रीजेंसी वाले केस में उस केस को दोबारा से उसके पैरामीटर्स को देखा गया था, उसमें एक कदम और आगे गई है। लोगों ने कहा कि नहीं, ये वो तो पैरामीटर जगह कुछ ये चीजें भी ऐड कर लेते हैं कि क्या होगा ईजमेंट राइट्स को मर्जी, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स चेंज ड्रास्टिकली। रहने का रहन सहन में बदलाव, प्रॉपर्टी की वैल्यू, और जिससे मैंने बताया मॉर्गेज ट्रस्ट, जिस तरह के नए नए मामला निकलना शुरू हुए, एक नई साइकोलॉजी ने डेवलप करना शुरू कर दिया। तो उसको भी लोगों ने 2018 में they try to cover that up as well. It is difficult to define an easement in a really helpful way, due to which wide-ranging and flexible nature of the category. And it is therefore more usual to explain the nature of an easement with reference to the essential characteristics and by comparison with other similar rights. Easement को जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि we cannot define it per se, but हम उसको डिटरमिन करते हैं कि उसकी नेचर क्या है और उसका जो किस पहलू का है, मतलब वो क्या पहले से एक्सेप्टेड नॉर्म चलता है सोसाइटी पे कि नहीं, या इसी किस्म की नौयत कोई और राइट तो नहीं एक्सरसाइज कर रहे। जैसे एलनब्रा केस में हम आगे जाके हम देखेंगे, the essential characteristics were set up to be by the Court of Appeal in Re Ellenborough Part 1956 case. The Supreme Court endorsed and offered further guidance on them in the important ruling regency. Ellenborough test मैंने आपको जैसे बताया कि Ellenborough test में 4 चीजें बताई थी, we're going to discuss those in detail, क्योंकि अगर वो 4 essentials होंगे, any right which qualifies those 4 things will tantamount to be a easement right.